नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल में आपका। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन एक अलग ही फॉर्मेट में। जैसा कि हमने आपके साथ शेयर किया था और डिस्कस भी किया था कि हम 1 सितंबर से आपके लिए करंट अफेयर्स को डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हर एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा होने वाली है जो हाल ही में घटे हैं, और वो भी एक डिटेल में। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आपको जो भी यहाँ पे पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगी आप उसे कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज के कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पे चर्चा होने वाले हैं। सबसे पहला हमारा न्यूज है, इंडिया बिकम्स वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर। जीवन बीमा करता, आप सभी इसके बारे में परिचित होंगे, यानी कि आपने भी अपने जीवन से रिलेटेड बीमा लिया होगा जिसे लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक यहाँ पे न्यूज है कि भारत जो है अब पूरी दुनिया का 10th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर बन चुका है। अगर पूरी दुनिया में बात कर ले तो भारत की भी अब रैंकिंग सामने आ रही है कि जितने भारत के लोग हैं जिन्होंने कोविड के दौरान और कोविड के बाद लाइफ इंश्योरेंस की महत्वपूर्णता जो है वो कोविड के बाद देखी गई है लोगों में, और इसी कारण जो है भारत जो है इस लाइफ इंश्योरेंस के रिपोर्ट में दुनिया में 10वां स्थान ये पाया है। कोविड के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने जीवन को लेकर काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और लाइफ इंश्योरेंस की महत्वपूर्णता को समझने लगे हैं। तो अब हमारा भारत जो है वो एक रिपोर्ट निकाला गया है, उसमें पाया ये गया है कि दुनिया का 10th लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरर भारत बन चुका है, और इसके लिए भारत ने चाइना और यूनाइटेड किंगडम जैसे कंट्री को पछाड़ दिया है। और ये जो सर्वे निकाला गया है ये ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 2021 की रिपोर्ट है, यानी कि 2021 की ये रिपोर्ट है। 2021 में जो है सर्वे किया गया है, और ये जो सर्वे जो रिपोर्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100, ये रिपोर्ट लंदन की एक ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है। और अगर हम भारत की बात कर ले जीवन बीमा कर्ता के फील्ड में, तो LIC से सब परिचित होंगे। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। भारत के आम जनता जो है इस LIC को जरूर जानते होंगे। वैसे तो हमारे भारत में बहुत सारे इंश्योरेंस जो है प्राइवेट कंपनी है, लेकिन LIC जो है ये गवर्नमेंट एक इंश्योरेंस कंपनी है और हर एक आम जनता तक इसकी पहुंच है। और यही कारण है कि साल 2021 में जो अगर इसकी ब्रांड वैल्यूएशन टोटल देखी जा रही है वो 8.65 बिलियन की देखी गई है, और इसके जो ब्रांड वैल्यूएशन में 2021 में टोटल जो इजाफा हुआ है वो 7% का हुआ है। इसके कारण LIC जो है वो एशिया की 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट और विश्व की 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड बन चुकी है। और अगर हम विश्व की पहले नंबर की ब्रांड की बात कर ले कि सबसे जो है विश्व में फर्स्ट रैंक कौन होल्ड करता है इंश्योरेंस के फील्ड में, तो वो इटली की एक पोस्टे इटालियाना जो है इंश्योरेंस कंपनी है। ये जो है पूरे विश्व में मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड बन चुका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। सुभाष घई कन्फर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी कि सुभाष घई को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब सुभाष घई कौन है और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस फील्ड में दिया गया है और किस अवार्ड शो में दिया गया है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं सुभाष घई के बारे में। सबसे पहले तो सुभाष घई हमारे बॉलीवुड के बहुत ही जाने माने फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, और इन्हें जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो अभी हाल ही में हुए 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स में इन्हें सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। ओके, आप शायद सुभाष घई को अगर नहीं जान पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इनके कई सारे मूवीज है जो आपने देख रखी होगी या सुन रखी होगी, जैसे कर्ज, जैसे परदेश, जैसे विश्वनाथ, सौदागर और खलनायक जैसे मूवी के ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रह चुके हैं। और इन्हें अपने फील्ड में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए इंडियन सिनेमा के तरफ से 67th फिल्म फेयर अवार्ड्स में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इस अवार्ड की बात कर ले तो इस अवार्ड में कुछ और भी अवार्ड दिए गए हैं, उनमें से कुछ पॉपुलर अवार्ड कौन कौन से हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो उनमें से इस अवार्ड शो में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो शेरशाह को मिला है, और ये धर्मा प्रोडक्शन के अंतर्गत बनी हुई फिल्म है। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड दिया गया है वो
विष्णुवर्धन जी को दिया गया है। कौन सी मूवी के लिए? तो शेरशाह के लिए ही इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट एक्टर के रूप में जिन्हें सम्मानित किया गया है वो रणवीर सिंह है। कौन सी मूवी के लिए? तो 83 एक मूवी का नाम है, आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। और बेस्ट एक्ट्रेस की जिन्होंने अवार्ड जीता है वो कृति सैनन है। इन्होंने जिस मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस की अवार्ड इन्होंने जीता है वो मिमी है। मिमी भी एक मूवी का नाम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। सीएम उदयमन खिलाड़ी उन्नयन योजना, यानी ये एक योजना है जिसे किसी राज्य में लागू किया गया है और इस योजना से क्या क्या लोगों को लाभ मिलने वाले हैं, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने इस योजना को पूरे स्टेट में लागू किया है। योजना का नाम है सीएम उदयमन खिलाड़ी उन्नयन योजना। और इस योजना को उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर नेशनल स्पोर्ट्स डे 2022 के ओकेजन पे इन्होंने घोषणा की है। अब यहाँ पे एक और सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे कि हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाए गए हैं? तो 29 अगस्त को मनाए गए हैं। और आपसे ये भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स डे किनकी याद में मनाया जाता है? तो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की याद में ये दिन जो है पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पे बात हो रही है आपसे सीएम उदयमन खिलाड़ी उन्नयन योजना की। तो इस योजना के अंतर्गत जो है कुछ फीचर्स है, यानी कुछ एडवांटेज है जो लोगों को दिए जाएंगे। क्या क्या है उस पर चर्चा करते हैं। यानी कि स्पोर्ट्स का स्कॉलरशिप दिया जाएगा जिसमें 1500 रुपए पर मंथ शामिल होंगे। कौन कौन से ग्रुप को दिए जाएंगे? तो 8 साल से लेकर 14 साल के लोगों को, स्पोर्ट्स पर्सन को 1500 रुपए पर मंथ स्कॉलरशिप के रूप में उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और इस तरह जो है हर साल 3900 स्पोर्ट्स पर्सन को स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। थर्ड क्या है? तो ये है कि 4% रिजर्वेशन दिए जाएंगे स्पोर्ट्स पर्सन को गवर्नमेंट जॉब्स में। और कैसे गवर्नमेंट जॉब्स में? तो जो स्टेट में जो जॉब निकलते हैं, जो स्टेट से रिलेटेड जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनमें स्पोर्ट्स पर्सन को 4% रिजर्वेशन दिए जाएंगे। हालांकि ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा पहले भी घोषणा कर दी गई है कि उत्तराखंड के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्हें 4% की रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन कुछ समय के लिए इसे बंद कर दी गई है और फिर से इसे चालू कर दिया गया है। और साथ ही साथ स्टेट के जो भी स्पोर्ट्स अवार्ड है वो भी इस योजना के अंतर्गत स्पोर्ट्स पर्सन को दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। मर्सिडीज बेंज इंडिया के नए और एमडी की नियुक्ति कर दी गई है। मर्सिडीज बेंज इंडिया को आप सभी जानते होंगे क्योंकि ये एक लग्जरी कार को बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लेकिन जो इंडिया की ब्रांचेस है उसमें जो एमडी और सीईओ के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मर्सिडीज बेंज इंडिया ने संतोष अय्यर जी को अपने नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। और संतोष अय्यर जी मर्सिडीज बेंज इंडिया के अभी करेंटली वाइस प्रेसिडेंट सेल्स और मार्केटिंग के ये हेड है। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पोस्ट को होल्ड करने वाले ये पहले इंडियन है और साथ ही साथ ये सबसे कम उम्र के ऐसे पर्सन बन गए हैं जिन्होंने इससे पहले ऐसे पोस्ट को होल्ड नहीं किया था। यानी सबसे कम उम्र में ऐसे पोस्ट को होल्ड करने वाले ये पहले इंडियन है। इनका थोड़ा और मर्सिडीज बेंज में इनका रोल देख लेते हैं। तो ये 2009 से मर्सिडीज बेंज से जुड़े हुए हैं। किनकी चर्चा हो रही है? तो संतोष अय्यर जी की। इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब इन्होंने जिनकी जगह ली है उनका नाम है मार्टिन स्वेंक और इन्हें जो है वो थाईलैंड के मर्सिडीज बेंज थाईलैंड की जो हेडक्वार्टर है वहां पे इन्हें प्रेसिडेंट और सीईओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। यानी एक तरह से कहे तो इनकी ट्रांसफर हो गई है। और दोनों की जो अपॉइंटमेंट की गई है वो जो इफेक्टिव होने वाली है वो 1 जनवरी 2023 से होने वाली है। यानी कि अभी जो भी अपने पद पर हैं वो अपने पद पर रहेंगे, लेकिन 1 जनवरी 2023 से इनके पद जो है चेंज हो जाएंगे और ये अपने नए पद पर विद्यमान हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। मिस डिवा यूनिवर्स 2022 की घोषणा कर दी गई है और इसके विनर कौन है इस पे चर्चा करते हैं। तो कर्नाटक की रहने वाली दिविता राय मिस डिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम कर चुकी है और इन्हें जो ये खिताब दिया गया है यानी इन्हें जो क्राउन पहनाया गया है वो मिस यूनिवर्स 2021 की रह चुकी हरनाथ संधू के द्वारा इन्हें ये क्राउन पहनाया गया है।
और इसके अलावा लीवा मिस डिवा सुपर नेशनल 2022 का खिताब प्रगन्या अयागरी ने, तेलंगाना की रहने वाली है, इन्होंने जीता है। अब अगर हम लीवा मिस डिवा यूनिवर्स 2022 जिन्होंने इसका खिताब जीता है, जिनका नाम है दिविता राय की बात करें, तो ये जो है एक आर्किटेक्ट है और प्रोफेशन से ये एक मॉडल भी है। और ये इस खिताब को जीतने के बाद अब जो है जो ग्लोबल लेवल पे मिस यूनिवर्स का जो अवार्ड आयोजित किया जाता है उसके लिए ये इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। नीरज चोपड़ा गिफ्टेड जैवलिन टू ओलंपिक म्यूजियम। नीरज चोपड़ा के बारे में आप जानते होंगे और क्यों ये अभी के न्यूज में चल रहे हैं, क्यों ये इतने फेमस हो चुके हैं, इसके बारे में भी जानते होंगे। यानी ये जैवलिन के ये स्पोर्ट्स पर्सन है और इन्होंने जो जिस जैवलिन के लिए ये इतने फेमस हो गए हैं और भारत का नाम इन्होंने जितना रोशन किया है उसके लिए उस जैवलिन को इन्होंने ओलंपिक म्यूजियम को गिफ्ट कर दिया है। यानी कि अब इनका जैवलिन ओलंपिक म्यूजियम में लगाया जाएगा। सवाल यह है कि आखिर ये ओलंपिक म्यूजियम है कहां, और सवाल ये भी है कि अपने जैवलिन को ये ओलंपिक म्यूजियम में गिफ्ट करने वाले क्या पहले भारतीय हैं। तो इन सब पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चीज ये है कि इन्होंने जिस ओलंपिक म्यूजियम में अपने जैवलिन को गिफ्ट किया है, यानी जिस ओलंपिक म्यूजियम में इनकी जैवलिन लगाई जाएगी, वो ओलंपिक म्यूजियम स्विट्जरलैंड के लौसाने में स्थित है। ठीक है, और इन्होंने जो जैवलिन इस ओलंपिक म्यूजियम में लगाने के लिए दिया है वो बेसिकली उसके पीछे रीजन यही है कि आने वाली जो भी जनरेशन है और जो भी एथलीट्स है उनको इससे इंस्पिरेशन मिलेगा और वो एथलीट के फील्ड में आगे बढ़ना चाहेंगे। और इनसे पहले जिस भारतीय ने अपने जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड इनके एलिमेंट्स रहे हैं जो ओलंपिक म्यूजियम में लगाए गए हैं, उनका नाम अभिनव बिंद्रा है। और ये हमारे भारत देश के इंडिविजुअल कैटेगरी में बात कर ले तो ये पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी है। और इन्होंने जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था वो बीजिंग ओलंपिक 2008 में जीता था और इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। और इनकी जो राइफल है वो ओलंपिक म्यूजियम में लगाए गए हैं। और इसके साथ नीरज चोपड़ा की भाला भी अब ओलंपिक म्यूजियम में देखने को मिलेगी। ठीक है, नीरज चोपड़ा के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, इनके पिछले रिकॉर्ड के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये क्यों इतने फेमस हो चुके हैं और क्या कारण है कि नीरज चोपड़ा अब धीरे धीरे अपने प्रदर्शन में सुधार करते जा रहे हैं। तो बात यह है कि टोक्यो ओलंपिक्स जो अभी हाल ही में हुए हैं उसमें इकलौते इंडियन हैं जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। और इन्होंने इस ओलंपिक्स में टोटल 87.58 मीटर का इन्होंने बेस्ट थ्रो किया था और ये थ्रो जो हुआ था ये सेकंड अटेम्प्ट में हुआ था और इन्हें इसी थ्रो के लिए भारत को गोल्ड मेडल दिया गया है। अब टोक्यो ओलंपिक्स की बात अगर कर लें तो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत का जो स्थान रहा है मेडल टैली में वो 48 प्लेस था और भारत को जो टोक्यो ओलंपिक्स में टोटल मेडल मिले हैं वो 7 मेडल मिले हैं, जिनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल शामिल है। अब टोक्यो ओलंपिक्स के जो मेडल टैली है उनमें फर्स्ट प्लेस किसे दिया गया है, ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक्स के जो मेडल टैली है उसमें जो फर्स्ट प्लेस दिया गया है, यानी कि फर्स्ट प्लेस जिस देश ने गेन किया है वो देश है यूएस और इसने टोटल 39 मेडल के साथ जो है इस मेडल टैली में अपना प्रथम स्थान हासिल किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि थाईलैंड में किसे अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है श्री नागेश सिंह। इन्हें जो है थाईलैंड में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है और ये 1995 बैच के आईएफएस ऑफिसर है और अभी जो है ये फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में ये कार्य कर रहे थे। और अगर हम इनके अदर कार्य के बारे में चर्चा कर ले तो अटलांटा में ये इंडिया के कौंसल जनरल भी रह चुके हैं और ये जिनका स्थान ले रहे हैं थाईलैंड में भारतीय राजदूत के रूप में, उनका नाम है सुचित्रा दुराई। इनके जगह पे इन्हें नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट की घोषणा कर दी गई है। कार्बन फाइबर प्लांट यानी कि जो अब फाइबर बनाए जाएंगे वो कार्बन की मदद से बनाए जाएंगे।
और इसकी जो घोषणा की गई है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा कर दी गई है। यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने यह घोषणा किया है कि गुजरात के हजीरा में दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट जल्द ही खुलने वाला है। यानी जल्द ही अभी इसका निर्माण चल रहा है, ये जल्द ही इसे ओपन कर दिया जाएगा। और इसमें जो फाइबर बनाए जा रहे हैं वो बेसिकली एक्रोनाइट्राइल फीड स्टॉक की मदद से इसमें फाइबर तैयार किए जाएंगे जिसमें कार्बन मिले हुए होते हैं, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट नाम दिया गया है। और अंबानी जी ने यह भी अनाउंस किया है कि इनकी कंपनी जो है एक्रिलोनाइट्राइल फीड स्टॉक अगले साल से प्रोडक्शन करना शुरू कर देगी और जो कार्बन फाइबर इनके कंपनी के द्वारा उत्पादन किए जाएंगे उसके लिए इन्होंने बताया है कि 2025 से ये कार्बन फाइबर का उत्पादन शुरू कर देगी। अब बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। तो इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी वो धीरूभाई अंबानी यानी कि मुकेश अंबानी जी के पिताजी के द्वारा रखी गई थी। और कब रखी गई थी? तो 8 मई 1973 यानी कि 1973 में महाराष्ट्र में इसकी नींव रखी गई थी। और अभी जो इसकी हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र के मुंबई में सिचुएटेड है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज है कि मुंबई के रेलवे स्टेशनों पे मेघदूत मशीन लगाए गए हैं। आखिर क्या है ये मेघदूत मशीन और इसे मुंबई के रेलवे स्टेशन पे ही क्यों लगाए गए हैं? तो इंडियन रेलवे के द्वारा हाल ही में मुंबई के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पे मेघदूत मशीन लगाए गए हैं। बेसिकली ये जो मशीन है ये पेयजल के लिए लगाए गए हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें वाटर का सप्लाई होगा और उसे फिल्टर करने के बाद लोगों तक ये पहुंच रहा होगा या कूलिंग करने के बाद लोगों तक ये पहुंच रहा होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो मशीन लगाए गए हैं ये अपने आप में ही एक अलग टेक्निक का प्रयोग कर रही है। और टेक्निक ये है कि इसमें जो वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है यानी लोगों को जो वाटर मिल रहा है वो वाटर वेपर के वाटर में कन्वर्ट होने से मिल रहा है। यानी कि जो एयर में वाटर वेपर मौजूद है, वहां के इन्वायरमेंट में जो वाटर वेपर मौजूद है उसे वाटर में कन्वर्ट करके ये मशीन लोगों को वाटर दे रही है। और साइंस में इसका एक टर्म है जिसे हम कंडेंसेशन जानते हैं। कंडेंसेशन के बारे में आप सब जानते होंगे कि कंडेंसेशन का मतलब यही होता है कि वाटर वेपर का वाटर में यानी कि जो गैसियस फॉर्म है उसे लिक्विड फॉर्म में इसका कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है। तो यहां जो इस मशीन के माध्यम से लोगों को पानी मिलेगी वो वाटर वेपर से वाटर में कन्वर्ट होने के बाद मिलेगी। इसके लिए इस मशीन में एक डिवाइस लगाए गए हैं और इस डिवाइस का नाम है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर डिवाइस। इस डिवाइस का जो काम है वो बेसिकली यही है कि जो इन्वायरमेंट के वाटर वेपर्स है उनको वाटर में कन्वर्ट करना और उस वाटर को फिर जो है आउटपुट के रूप में बाहर देना। और ये पूरी तरह इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और इसमें जो मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो बिल्कुल जीरो बताया जा रहा है। अभी तो इसे फिलहाल मुंबई के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पे लगाया गया है, लेकिन धीरे धीरे इंडियन रेलवे के द्वारा इसे अलग अलग शहरों के अलग अलग स्टेशनों पे भी स्थापित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। हमारा अगला न्यूज है कि हमारे देश के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के डिपार्टमेंट में नए डिप्टी सेक्रेटरी की नियुक्ति कर दी गई है और उनका नाम है शाह फैजल। इन्हें जो है हमारे भारत देश के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है और इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो 4 साल के लिए की गई है। जब से ये चार्ज लेंगे वहां से लेकर इनकी 4 साल काउंट की जाएगी या जो भी आगे के ऑर्डर आएंगे तब तक के लिए इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। और इनकी अगर हम चर्चा कर ले तो ये 2010 बैच के आईएएस टॉपर है, यानी 2010 में जो आईएएस का रिजल्ट आया था उसमें ये टॉपर थे और ये जम्मू और कश्मीर कैडेट से बिलोंग करते हैं। अभी बात हो रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की, तो इसके डिप्टी सेक्रेटरी के बारे में आप तो जान गए कि किनकी नियुक्ति की गई है इस पद पर, लेकिन इसके सेक्रेटरी के बारे में भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि यहां से भी सवाल बन सकते हैं। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के जो सेक्रेटरी है उनका नाम है श्री गोविंद मोहन और हमारे देश के जो अभी करेंट कल्चर मिनिस्टर हैं उनका नाम है जी किशन रेड्डी। अब दोस्तों इस करंट अफेयर्स को आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब यहां पे हम इस करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ सवाल आपके सामने पेश करने वाले हैं। आप इसके सही जवाब जरूर बताएं, हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम चर्चा भी करने वाले हैं।
तो चलिए देखते हैं कि आज के करेंट अफेयर्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है उसके आधार पे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सुभाष घई जी को 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। दूसरा सवाल यह है कि नीरज चोपड़ा ने अपना स्वर्ण पदक विजेता भाला ओलंपिक संग्रहालय को उपहार में दिया है। ये न्यूज था। आपसे पूछा जा रहा है कि ओलंपिक संग्रहालय कहां स्थित है। तो आपको मैंने बताया था कि ओलंपिक संग्रहालय जो है वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में सिचुएटेड है। तीसरा सवाल है कि भारतीय रेलवे ने किस शहर के स्टेशनों पर पेयजल के लिए मेघदूत मशीन लगाई है। तो सही जवाब है मुंबई। तो दोस्तों ऐसे सवाल आपके एग्जाम में करंट अफेयर से बन सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज मिल चुके हैं, करंट अफेयर्स डिटेल में भी आपको पढ़ने का मौका मिल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स को भी डिटेल में पढ़ने का मौका मिला है और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का मौका मिला है। अगर आप हर एक दिन की करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सरकारी परीक्षा के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर डेली करंट अफेयर्स क्विज को लगा सकते हैं। वहां पे डेली करंट अफेयर्स क्विज के अलावा आपको करंट अफेयर्स और साथ ही साथ वन लाइनर्स, वीकली करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ आपके एग्जाम से रिलेवेंट वहां पे दिए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सरकारी परीक्षा ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।